नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो, लैब असिस्टेंट के अंदर हम यहाँ पे बायोलॉजी का जो पोर्शन चल रहा था, इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी वाला जो हमारा पोर्शन था वो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नॉर्मली अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी और नॉर्मली जो इसके अंदर जो साधन जिसे हम टूल्स कह सकते हैं वो हमने पढ़े थे। भाई, साधन के अंदर नॉर्मली हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अभी तक पढ़ा था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो डीएनए को काटने का कार्य करता है। फिर हमने बात की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जीवाणु से अलग किया जाता है। और नेक्स्ट हमने बात की जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये आपकी इनकी जो नेचर होती है एंजाइम की वो आपके न्यूक्लियस प्रकृति के हैं। न्यूक्लियस का मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल है उन न्यूक्लिक अम्ल को काटने का कार्य करेंगे। अब देखो, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है डीएनए को जैसे काटेगा तो डीएनए को क्या करेंगे, जेल विद्युत कण संचलन या एगारेज जेल कण संचलन के द्वारा इन डीएनए खंडों को अलग कर सकते हैं। तो जेल विद्युत कण संचलन क्या है? डीएनए खंडों को अलग करने का मेथड जिसमें हम डीएनए को उनके साइज के आधार पे अलग कर सकते हैं। और जो एगारेज जेल होती है वो समुद्री शैवाल से प्राप्त की जाती है, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम शैवाल थे। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी यहाँ पे कि जैसे हम डीएनए खंडों को अलग कर लिया तो उन डीएनए खंडों को हम कोई भी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ेंगे जिसके कारण हमारे सामने एक क्या बन जाए, नया डीएनए बन जाए। क्या बन जाए? एक नया डीएनए। और उस डीएनए को क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेशन डीएनए कहेंगे। कैसे सर? जैसे कि मैं कहूं कि भी मेरे पास में ये दो डीएनए, मैंने इनको काट के दोनों को थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया। अब इस डीएनए का खंड और इस डीएनए का खंड ये इसके साथ जुड़ जाए तो ये दूसरा डीएनए ये दूसरा डीएनए दोनों एक नया डीएनए बना लिया। तो इस डीएनए को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? रिकॉम्बिनेशन डीएनए या फिर इसको पुनर्योगज डीएनए या फिर इसको काइमेरिक डीएनए कहा जाता है। क्लियर? अब ये जो काइमेरिक डीएनए है सर, इस काइमेरिक डीएनए को हम कोई भी परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश करवाएंगे। कौन सी कोशिका के अंदर? परपोषी या होस्ट कोशिका के अंदर प्रवेश करवाएंगे। तो अब ये जो पुनर्योगज डीएनए बना है तो हमने इस वांछित जीन को इस डीएनए के साथ जोड़ा है तो इसको हम वाहक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वाहक। वाहक का मतलब वेक्टर। वेक्टर वो होता है जो वांछित जीन को अपने साथ में जोड़कर किसी परपोषी कोशिका के अंदर क्या करवाएगा? प्रवेश करवाएगा। वो क्या कहलाएगा? इसका वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे? वेक्टर। क्लियर है ना यहाँ तक तो चीजें? देखो, ब्राइटनेस अगर ज्यादा कम हो रही है तो एक बार बता देना, ठीक है? अब हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट देखो, बात आपको ध्यान में रखनी है कि वेक्टर के बारे में जैसे कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में जो प्रोसेसिंग होती है वो हम यहाँ पे कंप्लीट देखते हैं। देखो, क्लोनिंग वाहक हमारे सामने यहाँ पे क्या है? क्लोनिंग वाहक या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर कह सकते हैं। हर एक चीज को हमें डिटेल से पढ़ना है और एकदम अच्छे से चीजों को यहाँ पे सीखते जाना है। देखो, यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या है कि ऐसा डीएनए जो आपके टारगेट जीन के साथ जुड़कर, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ऐसा डीएनए जो टारगेट जीन के साथ जुड़े उसे होस्ट कोशिका में स्थानांतरित कर देता है। तो ये हमारे सामने क्या क्लोनिंग वेक्टर है? ये आपके कोई भी वांछित जीन या टारगेट जीन है और ये क्या करेगा? कोई भी होस्ट कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट, परपोषी कोशिका और क्लोनिंग वाहक, मतलब जिसकी जीवाणु कोशिका के अंदर अगर हमें यहाँ पे प्रवेश करवाना है तो ये जो वाहक है ना, इस वाहक की जगह कौन कौन से वाहक यूज ले सकते हैं? तो अगर हमें इस टारगेट जीन को, ये हमने टारगेट जीन माना है, इस टारगेट जीन को अगर यहाँ पे जीवाणु कोशिका के अंदर ट्रांसफर करना है तो इसके सामने कौन कौन से क्लोनिंग वाहक हो सकते हैं? या तो प्लाज्मिड हो सकता है या जीवाणुबोधी डीएनए हो सकता है। ठीक है, तो या तो प्लाज्मिड डीएनए या फिर क्या हो सकता है? जीवाणुबोधी डीएनए हो सकता है। अगर पादप कोशिका के अंदर प्रवेश करवाना है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का टीआई प्लाज्म, इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। ये क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, कंप्लीट हम चीजों को समझेंगे। तो ये वाहक विशेष तौर से ध्यान रखना, यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर पादप कोशिका के अंदर कोई भी वांछित जीन को प्रवेश करवाना है तो कौन सा वाहक यूज लिया जाता है? तो ध्यान में रखना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का टीआई प्लाज्म। नेक्स्ट, अगर ये परपोषी कोशिका जंतु कोशिका हो, मान लो किसी जीन को हमें जंतु के अंदर ट्रांसफर करना है तो वहां पे वह कौन सा यूज लेंगे? तो वहां पे पश विषाणु या फिर रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी। क्लियर है यहाँ तक तो कोर्स? अब बात करते हैं कि ये जो अगर हमारे सामने जो वांछित जीन है, देखो इस प्रोसेसिंग को समझना, ये कोई भी आपके डीएनए, ठीक है, ये क्या हमारे सामने यहाँ पे डीएनए,
इस डीएनए को यहाँ पे हमने किसी भी जंतु से अलग किया, हमें इसका जेनेटिक्स इंजीनियरिंग करवाना है। मतलब ये जो डीएनए है सर, ये वांछित डीएनए है, बिल्कुल इसको वांछित डीएनए, विदेशी डीएनए या टारगेट डीएनए या टारगेट जीन कह सकते हैं। इसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काटेंगे यहाँ से 2 जगहों से। बिल्कुल सर, ये लो हमने 2 जगहों से यहाँ पे इसको काट दिया। ये लो हमने सर 2 जगहों से इसको यहाँ पे काट दिया। अब 2 जगहों से काटने के बाद में ये हमारे पास, ये मान लो कि इस खंड को हमें किसी होस्ट कोशिका के अंदर प्रवेश करवाना है। कौन सी कोशिका के अंदर? यहाँ पे होस्ट कोशिका के अंदर, परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश करवाना है। तो ये डीएनए का खंड ऐसे इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसको प्रवेश करवाने के लिए इसको पहले किसी ना किसी वाहक के साथ में जोड़ना पड़ेगा। किसके साथ में जोड़ना पड़ेगा? वाहक के साथ में। वाहक का मतलब वेक्टर के साथ में जोड़ना पड़ेगा, तब ये होस्ट कोशिका के अंदर ट्रांसफर होगा, ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा। तो सर इसको होस्ट कोशिका के अंदर ट्रांसफर करने के लिए करेंगे क्या? तो हमारे पास वाहक होना चाहिए। अगर होस्ट कोशिका यहाँ पे जीवाणु कोशिका हो तो कौन सा वाहक यूज करेंगे? अगर होस्ट कोशिका जीवाणु हो तो यहाँ पे वेक्टर कौन सा होगा? तो अगर जीवाणु कोशिका है तो या तो प्लाज्मिड डीएनए या जीवाणु पोजी डीएनए। अगर ये होस्ट कोशिका एनिमल हो, यहाँ पे होस्ट कोशिका एनिमल हो तो वहां कौन सा यूज लेंगे? यहाँ पे रेट्रोवायरस यूज लेंगे। और अगर यहाँ पे होस्ट कोशिका कोई पादप हो तो कौन सा वाहक यूज लेंगे? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस का टीआई प्लाज्मिड। क्लियर है? टीआई का पूरा नाम मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ट्यूमर इंड्यूसिंग। ट्यूमर इंड्यूसिंग, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि टीआई का पूरा नाम क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग। ट्यूमर इंड्यूसिंग का मतलब प्लांट के अंदर ये आपके ट्यूमर के निर्माण को प्रेरित करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि गांठों के निर्माण को या फिर नोड के निर्माण को प्रेरित करेगा। नेक्स्ट इधर पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये जो क्लोनिंग वाहक हम यूज करते हैं, क्लोनिंग वाहक इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? ऐसा इसके अंदर क्या है कि इसको ही हम काम में लेते हैं वाहक को? डायरेक्ट हम इस डीएनए को स्थानांतरित क्यों नहीं कर सकते? ये भी तो रीजन बन सकता है, बिल्कुल रीजन बन सकता है। तो इसकी क्या विशेषता है भाई? पहली बात तो इसकी ये विशेषता है कि इसके अंदर ORA स्थल होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इंडिकेटर। इसका मतलब ORA का मतलब क्या? ORA का मतलब यह है कि हमारे सामने अगर कोई वाहक है तो इसके अंदर कुछ विशेष स्थल होगा ऐसा जहां से इसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। क्या स्टार्ट हो सके? रेप्लिकेशन। ऐसे तो रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, ऐसे में जटिलताएं उत्पन्न हो जाती। तो वाहक के अंदर एक ORA स्थल, विशेष स्थल होना चाहिए, एक ORA स्थल होना चाहिए जहां से उसकी रेप्लिकेशन हो सके। तो क्लोनिंग वाहक में स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी चयनात्मक जीन। सेकेंड नंबर क्या विशेषता होनी चाहिए? चयनात्मक चयनक जीन। ये जीन पुनर्योगज कोशिका के चयन में प्रयुक्त होती है। एग्जाम्पल जैसे कि प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीन और बीटा ग्लाइकोसाइडेज की जीन। नेक्स्ट क्लोनिंग या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट। इसका मतलब क्लोनिंग वाहक में रेस्ट्रिक्शन के काटने हेतु क्षेत्र उपस्थित होना चाहिए। भाई जो हमने वाहक यूज लिया है इसके साथ में हमने ये क्या जोड़ रहा है? यहाँ पे ये वांछित जीन जोड़ रहे, तो इसके ऊपर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन साइट तो होनी चाहिए जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको काट सके और इसकी जगह हम क्या कर सके? यहाँ पे कोई भी आपके वांछित जीन जोड़ सके। क्या जोड़ सके? इसके सामने वांछित जीन जोड़ सके। ये बात आपको क्लियर यहाँ पे प्रॉपर ध्यान में, यहां तक चीज क्लियर होगी तो एक बार आप कमेंट्स कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंतर्गत प्लाज्मिड डीएनए की। अभी हमने पढ़ा कि प्लाज्मिड डीएनए आखिरकार ये प्लाज्मिड होता क्या है? अगर एकदम नॉर्मल सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो जो जीवाणु होता है, इस जीवाणु के अंदर एक तो इसका खुद का वर्ताकार डीएनए होता है, इसके अलावा इसके अंदर जो कुछ गुणसूत्रीय संरचना, अतिरिक्त जो गुणसूत्रीय संरचना होती है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो यह अतिरिक्त गुणसूत्रीय वर्ताकार द्विरज्जु की डीएनए है जो जीवाणु में पाया जाता है। किसके अंतर्गत होगा? जीवाणु। अब इसकी खास बात ये होती है कि आपकी स्वयं प्रतिकृति कर सकता है। स्व प्रतिकृति का मतलब खुद अपने आप क्या कर सकता है? रेप्लिकेशन कर सकता है। रेप्लिकेशन का मतलब खुद अपने आप अपनी खुद की फोटोकॉपी बना सकता है। इसके अंदर स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है, इस कारण इसको हम क्लोनिंग वाहक या वाहक के रूप में इसको यूज लेते हैं, जिसके कारण जो भी जीन होगा वो परपोषी कोशिका के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट, ये प्लाज्मिड डीएनए सरलतम क्लोनिंग वाहक होते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने आया एक अच्छा, यहाँ पे PBR 322 बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। PBR 322 आखिरकार है क्या? तो देखो P का मतलब होता है यहाँ पे प्लाज्मिड, B और R ये दो वैज्ञानिक के नाम है। B का मतलब होता है बोलिवियर और R का मतलब होता है यहाँ पे रोडरी रेंज।
क्या होता है, रोडरीडेज। पी का मतलब प्लाज्मिड, बी का मतलब बोलवियर और आर का मतलब रोडरीडेज। आप मेरे साथ में बोलिए, पी का मतलब प्लाज्मिड, डी का मतलब बोलवियर और आर का मतलब रोडरीडेज। तो ये पीबीआर का मतलब है कि पी का मतलब प्लाज्मिड हो गया, अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना, और बी और आर क्या, वैज्ञानिक का नाम। ये 322 इसकी संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कृत्रिम रूप से निर्मित प्लाज्मा। पीबीआर 322 के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना, ये कृत्रिम रूप से निर्मित एक प्रकार का प्लाज्मिड है। अब ऐसी क्या विशेषता है, इस प्लाज्मिड डीएनए में एक तो ओआरए स्तर होता है, ये इस प्लाज्मिड की नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर एक ओआरए स्तर होता है, एक आपकी आरओपी होता है। आरओपी का मतलब यहाँ पे रेप्लिकेशन ओरिजिन, यहाँ पे नेक्स्ट पी। इसके अंदर ध्यान में रखना यहाँ पे कि आरओपी स्तर होता है, ठीक है। आर का मतलब रेप्लिकेशन, ओ का मतलब ओरिजिन, पी का मतलब पोजीशन, मतलब जिस स्थिति के ऊपर या सॉरी पी का मतलब प्लाज्मिड, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, जहां पे आपके प्लाज्मिड की यहाँ पे प्रतिकृति होगी वो आपकी आरओपी कहलाएगा। देखो आरओपी का मतलब रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, जहां से डीएनए की इस प्लाज्मिड क्या हो सकती है, प्रतिकृति। तो यहाँ से आपकी प्रतिकृति क्या होगी, स्टार्ट। नेक्स्ट, ये दो प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीन, आपको पूछा जा सकता है कि प्लाज्मिड के पीबीआर 322 के अंदर कौन कौन से दो प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीन, तो एक तो एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन, एक टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। तो एक तो एएमपीआर मतलब एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन, और एक आपकी टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। ये दो प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं, जिसको हम चयनात्मक जीन भी कह सकते हैं। या इसके अलावा इसके अंदर कई सारे क्लोनिंग क्षेत्र या आर मतलब रेप्लिकेशन क्षेत्र होते हैं, जहां से इसकी फोटोकॉपी तैयार हो सकती है। अब इस प्लाज्मिड डीएनए में आरओपी भाग पाया जाता है, ये आरओपी भाग हो गए, जो प्रतिकृतिकरण के लिए क्या होता है, यहाँ पे आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट्स कीजिए, और इसके अंदर कोई डाउट्स है तो वो भी आप जरूर कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट कंप्लीट सॉल्व किया जाएगा, आपका नाम लिया जाएगा और वहां पे आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।